कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहिं सो तस फल चाखा। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हिंदी क्लास 10th CBSE बोर्ड एग्जाम पेपर सेट 3 को हल करेंगे, जो कि 80 मार्क्स का और 3 घंटे का था। पेपर में सबसे पहले कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इस पेपर में कुल 17 प्रश्न हैं। पेपर में 2 खंड हैं, खंड अ और खंड ब। खंड अ में बहुविकल्पी यानी MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। खंड अ में कुल 10 प्रश्न हैं, जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 49 है और 49 में से 40 प्रश्न हल करने थे। खंड ब में कुल 7 प्रश्न हैं और प्रश्नों के साथ उनके विकल्प यानी ऑप्शन भी दिए गए हैं। पेपर के खंड आ में सबसे पहले एक अपठित गद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों, अपठित गद्यांश या पद्यांश को आप इस तरह से हल कर सकते हैं। पहले संबंधित गद्यांश या पद्यांश को पढ़ें, उसके बाद उस पर आधारित प्रश्नों को पढ़ें और प्रश्नों को पढ़ने के बाद एक बार फिर से संबंधित गद्यांश या पद्यांश को ध्यानपूर्वक यदि पढ़ा जाएगा तो निश्चित रूप से आप संबंधित प्रश्नों के सही उत्तर दे पाएंगे। मैं इस गद्यांश को हल कर चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ, इसलिए मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। यह जो गद्यांश है वो छठ के त्यौहार पर आधारित है, जो कि सूर्य केंद्रित होता है। बहुत ही सुंदर गद्यांश है। सीधे प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न, सूर्य षष्ठी व्रत क्यों मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ए, भगवान सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए। अगला प्रश्न, वही उगेगा जो डूबेगा पंक्ति का आशय है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, असफलताओं का भी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगला प्रश्न, ताप के अतिरिक्त भी सूर्य की आवश्यकता क्यों है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, निरोगी जीवन के लिए। निरोगी जीवन के लिए। अगला प्रश्न, कोरोना वायरस के नष्ट होने के संदर्भ में लोगों का क्या विश्वास था? तो इसका सही उत्तर है बी, सूर्य के बढ़ते ताप से कोरोना वायरस नष्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, अक्षय ऊर्जा से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही उत्तर है ए, ऊर्जा का ऐसा स्रोत जो कभी नष्ट ना हो। अगला दूसरा प्रश्न, जिसमें 2 अपठित पद्यांश दिए गए हैं। दोनों में से कोई एक पद्यांश हल करना था, जिस पर आधारित एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के। मैं पद्यांश को पढ़ चुका हूँ, हल कर चुका हूँ, इसलिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही सुंदर पद्यांश है। नर हो न निराश करो मन को, समझो न अलभ्य किसी धन को। बहुत ही प्रेरणात्मक पद्यांश है। आप पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। सीधे प्रश्नों की बात करते हैं। पहला प्रश्न, पद्यांश पर आधारित, प्रस्तुत पद्यांश में मनुष्य को किस हेतु प्रेरित किया गया है? तो सही उत्तर है सी, मन को आशान्वित रखने हेतु। मन को आशान्वित रखने हेतु प्रेरित किया गया है। अगला प्रश्न है, पथ आप प्रशस्त करो अपना का आशय है। तो इसका सही उत्तर है सी, जीवन का मार्ग स्वयं बनाएं। अगला प्रश्न, पद्यांश में मृत्यु के उपरांत भी कीर्ति बनी रहे, इस भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति है। तो इसका सही उत्तर है डी, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, पद्यांश में किन चीज़ों को प्राप्त नहीं करने के लिए मनुष्य को दोषी माना गया है? तो इसका सही उत्तर है सी, मनोवांछित वस्तुओं को। अगला प्रश्न, प्रभु ने तुमको कर दान किए पंक्ति के द्वारा कवि क्या प्रेरणा देता है? तो इसका सही उत्तर है बी, परिश्रम करने के लिए। अगला प्रश्न, अथवा में एक और पद्यांश दिया गया है, यानी
दोनों में से कोई एक पद्यांश करना था और दोनों से ही संबंधित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं। दोनों में से कोई भी एक हल करना था। मैं इस पद्यांश को पढ़ चुका हूँ, हल कर चुका हूँ, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सीधे प्रश्नों की बात करते हैं। आप पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश किस विषय पर केंद्रित है? तो सही उत्तर है बी, स्मृतियों पर। स्मृतियाँ मीन्स यादों। अगला प्रश्न, वहाँ मौजूद वस्तुओं को साधारण क्यों कहा जा रहा था? तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो है बी, केवल ख सही है, यानी उन्हें आसानी से विस्मृत कर दिया गया। सही ऑप्शन बी, केवल ख। अगला प्रश्न, तब शायद हमने नहीं सोचा था कि हमारी दुनिया में इतना अंधेरा भी होगा कभी। इन पंक्तियों में अंधेरे से आशय है, तो इसका सही उत्तर है ए, निराशा। अगला प्रश्न, जिसमें एक कथन और कारण दिया गया है। कथन है, वहाँ कुछ पुरानी घड़ियाँ थीं जिनमें समय अभी तक ठहरा हुआ था। कारण, घड़ियाँ चोरी चली गई थीं। तो इसका सही उत्तर है ए, कथन सही है परंतु कारण गलत है। तो सही ऑप्शन है ए, कथन सही है परंतु कारण गलत है। अगला प्रश्न, पांचवा, घड़ियों में समय अभी तक ठहरा हुआ है क्योंकि। सही उत्तर है बी, अतीत के उस कालखंड की स्मृतियां ठहरी हुई हैं। अगला प्रश्न, तीसरा, जिसमें रचना के आधार पर वाक्यभेद पर आधारित 5 में से 4 प्रश्न करने थे, जो कि एक एक अंक के 4 MCQ टाइप प्रश्न हैं, 4 अंक के। पहला, अमीरुद्दीन का जन्म एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। तो एक ऐसा वाक्य है, सरल वाक्य है। अमीरुद्दीन सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। एक ऐसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। बालाजी का जो मंदिर है वहीं से दिन की शुरुआत होती है। एक ऐसा प्रश्न है, वाक्य है, ये मिश्र वाक्य है। और इसका जो सही विकल्प है वह है आपका सी, यानी दूसरा, तीसरा और पहला, यानी सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सबसे सही विकल्प को चुनिए। तो इसमें सही उत्तर है डी, कथन क, ख और ग सही हैं। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, तीसरा, जब कालिदास लिख रहे थे तब मुख्य भाषा संस्कृत थी। इस वाक्य का सरल वाक्य होगा। तो इसका सही उत्तर है डी, कालिदास के लिखते समय मुख्य भाषा संस्कृत थी। सही ऑप्शन डी, कालिदास के लिखते समय मुख्य भाषा संस्कृत थी। अगला प्रश्न, चौथा, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। इस वाक्य का मिश्र वाक्य होगा। तो इसका सही ऑप्शन है सी, वैसे तो खीरा लजीज होता है पर साथ ही शकील भी। सही ऑप्शन सी, वैसे तो खीरा लजीज होता है पर साथ ही शकील भी, ये सही उत्तर है, मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न, पांचवा, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? तो इसका सही उत्तर है सी, सत्य प्रकाश जी ने उनको अंतिम प्रणाम किया और उनकी देह कब्र में उतार दी गई। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, जिसमें वाच्य पर आधारित प्रश्न हैं, 5 में से कोई 4 प्रश्न करने थे, जो कि एक एक अंक के 4 MCQ टाइप प्रश्न है, 4 अंक के। पहला प्रश्न, ऋतुराज ने स्त्री जीवन को अपनी कविताओं का केंद्र बनाया है, इसका कर्मवाच्य में रूप होगा। तो इसका सही ऑप्शन है बी, ऋतुराज द्वारा स्त्री जीवन को अपनी कविताओं का केंद्र बनाया गया। बी ऑप्शन सही है कर्मवाच्य का। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर है डी, बाल गोविंद भगत द्वारा अपने खेत में रोपनी की गई, क्योंकि ये कैसा वाक्य है? ये इसमें वाच्य कौन सा है? कर्मवाच्य है। तो यह है कर्तृवाच्य का उदाहरण नहीं है, कर्मवाच्य का है, इसलिए सही ऑप्शन डी। अगला प्रश्न तीसरा, कौन सा वाक्य भाववाच्य का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ए, बच्चों से किताब पढ़ी गई। अगला प्रश्न, चलो चला जाए, चलो चला जाए वाक्य का कर्तृवाच्य होगा। तो इसका सही उत्तर है ए, चलो चलें। अगला प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य वाला वाक्य छांटकर लिखिए। तो इसका सही उत्तर है ए, तुम वहाँ क्यों जाते हो। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न पांचवा, जिसमें पद परिचय पर आधारित 5 प्रश्न पूछे गए हैं और 5 में से कोई भी 4 प्रश्न करने थे, जो कि 1-1 अंक के 4 MCQ टाइप प्रश्न हैं, 4 अंक के। पहला प्रश्न देखिए, वह खिड़की से ऊपर की ओर देख रही थी, रेखांकित अंश का पद परिचय होगा, यानी ऊपर की ओर इसका सही पद परिचय होगा। तो इसका सही ऑप्शन है डी, स्थानवाचक क्रिया विशेषण विशेष क्रिया देखना। अगला प्रश्न दूसरा, थोड़ा दूध ले आओ, थोड़ा बोलो, दोनों वाक्यों के थोड़ा का सामान्य पद परिचय होगा। तो इसका भी सही ऑप्शन डी है। पहला थोड़ा अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण, दूसरा थोड़ा अनिश्चित परिमाणवाची क्रिया विशेषण, सही ऑप्शन डी। तीसरा प्रश्न, वहीं बीमार पड़े और फिर पटना आए, रेखांकित पद का परिचय होगा आए, आए का सही पद परिचय होगा। तो इसका सही ऑप्शन है ए, अकर्मक क्रिया, सामान्य भूतकाल, पुल्लिंग, बहुवचन, आदरार्थ, आदर के अर्थ में बहुवचन है, कर्तृवाच्य। तो ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न चौथा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संज्ञा के तीनों भेद हैं? तो इसका सही उत्तर है बी, आसमान, गाय, हिमालय, उदासी, तिस्ता, नदी, संज्ञा के तीनों भेद हैं, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न पांचवा, ओह ओह कैसा पहाड़ टूट गया उस दुखिया पर, रेखांकित अंश का पद परिचय है। ओह, ओह का पद परिचय सही पद परिचय होगा आपका। इसका सही ऑप्शन है ए, विस्मयादि बोधक अव्यय शोक सूचक, विस्मयादि बोधक अव्यय शोक सूचक, शोक यानी दुख का बोध कराने वाला, दुख का सूचक, सही ऑप्शन ए। अगला प्रश्न छठा, जिसमें अलंकार पर आधारित 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 5 में से कोई भी 4 प्रश्न करने थे, जो कि 1-1 अंक के 4 MCQ टाइप प्रश्न, 4 अंक के। पहला प्रश्न, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। तो इसका सही उत्तर है ए, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न दूसरा, बाण नहीं पहुँचे शरीर तक, शत्रु गिरे पहले ही भू पर, पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। तो इसका सही उत्तर है बी, अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार है, बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया है। अगला प्रश्न, उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर है बी, मानवीकरण अलंकार। उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, इसमें कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार। अगला प्रश्न, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर आज बरसने आई, पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। तो इसमें अलंकार है श्लेष अलंकार, सही ऑप्शन है सी, श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस काव्य पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है?
तो इसका सही उत्तर है सी, मानो झूम रहे हों तरु भी मंद पवन के झोंकों से। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो शब्द से शुरू हो रहा है, जनु मनो जानो मानो जनहु मनहु जानो मानो, ये शब्द यदि मिल जाए आपको तो आंख बंद करके उत्प्रेक्षा अलंकार कर देना है। अगला प्रश्न 7वां, जिसमें कि एक पठित गद्यांश दिया गया है, जो कि एक कहानी यह भी, जिसकी लेखिका मन्नू भंडारी है। एक कहानी यह भी पाठ से लिया गया यह गद्यांश, और गद्यांश पर आधारित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं। मैं इसे हल कर चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ, इसलिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सीधे प्रश्नों की बात करते हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं, हल कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला प्रश्न, कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आने पर लेखिका के पिता के क्रोध का कारण था। तो इसका सही उत्तर है बी, लेखिका के कारण प्रिंसिपल के सामने लज्जित होने की आशंका। सही ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दूसरा, लेखिका पड़ोस की मित्र के यहाँ जाकर क्यों बैठ गई। तो सही उत्तर है डी, पिता के कोप यानी गुस्से से, क्रोध से, गुस्से से बचने के लिए। तो सही ऑप्शन डी। तीसरा, गुबार निकल जाए तब बुलाना पंक्ति का अर्थ है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, क्रोध शांत होने पर बुलाना। अगला प्रश्न, कॉलेज से लौटने पर लेखिका के पिता की प्रसन्नता का कारण था। तो इसका सही उत्तर है ए, कॉलेज की लड़कियों पर पुत्री का बढ़ता प्रभाव। अगला प्रश्न 5वां, यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। गद्यांश की यह पंक्ति संकेत करती है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, देश की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की तरफ संकेत करती है। सही ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 8वां, जिसमें गद्य पाठों पर आधारित 2 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, एक एक अंक के, 2 अंक के। पहला प्रश्न, नेताजी का चश्मा पाठ के कैप्टन के विषय में हवलदार साहब ने कौन सा अनुमान नहीं लगाया। तो इसका सही उत्तर है डी, वह भारतीय सेना का भूतपूर्व सिपाही रहा होगा, इसलिए उसका एक पैर भी नहीं है। यह सही ऑप्शन है डी। अगला प्रश्न दूसरा, संस्कृति पाठ के आधार पर लिखिए कि जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है वह है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, न सभ्यता है और न संस्कृति। यानी जो मनुष्य के लिए हितकर नहीं है, कल्याणकारी नहीं है, वह न तो सभ्यता है और ना ही संस्कृति। अगला प्रश्न 9वां, जिसमें एक पठित पद्यांश दिया गया है, और पद्यांश पर आधारित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के। पद्यांश जो है वह यह दंतुरित मुस्कान कविता से लिया गया है, जिसके कवि नागार्जुन हैं। बहुत ही सुंदर कविता है, सुंदर काव्यांश है। मैं इसे पढ़ चुका हूँ, हल कर चुका हूँ। आप पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। सीधे प्रश्नों की बात करते हैं। पहला प्रश्न, काव्यांश में बच्चे की मुस्कान कैसी बताई गई है। तो इसका सही उत्तर है डी, क, ख और ग सभी सही हैं। यानी बच्चे की मुस्कान मासूम और दूधिया दांतों को दिखाने वाली है, कठोर से कठोर व्यक्ति में भी कोमलता के भाव उत्पन्न कर देने वाली है, निराश व्यक्ति के मन में भी उत्साह जगाने वाली है। सही ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कवि ने नवजात शिशु की तुलना किससे की है। तो इसका सही उत्तर है ए, कमल के पुष्पों से। अगला प्रश्न तीसरा, कवि को बच्चा अपरिचय की दृष्टि से एकटक देख रहा है, यह भाव काव्यांश की किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अगला प्रश्न चौथा, प्रस्तुत काव्यांश का मूल भाव है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, वात्सल्य। काव्यांश का मूल भाव क्या है, वात्सल्य। अगला प्रश्न 5वां, सैफालका के फूलों की क्या विशेषता होती है। तो इसका सही उत्तर है डी, हल्की हवा से भी झरने लगते हैं।
हल्की हवा से भी झड़ने लगते हैं। अगला प्रश्न 10वां, जिसमें पद्य पाठों यानी कविताओं पर आधारित 2 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं। 2 अंक के, एक अंक के 2 प्रश्न MCQ टाइप 2 अंक के। पहला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते हैं? तो इसका सही उत्तर है डी, विनम्र स्वभाववश स्वयं को सामान्य मानव मानते हैं। अगला प्रश्न, कवि के अनुमानों के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से संगीतकार मुख्य गायक की सहायता किस रूप में नहीं करता? तो इसका सही उत्तर है डी, मुख्य गायक के बेटे के रूप में, यानी मुख्य गायक के छोटे भाई के रूप में, मुख्य गायक के शिष्य के रूप में, मुख्य गायक के दूर के रिश्तेदार के रूप में, इन सब में तो करता है, लेकिन मुख्य गायक के बेटे के रूप में नहीं करता। तो सही ऑप्शन है डी। अगला प्रश्न 11वां, और यहाँ से आपका पेपर का जो पार्ट है खंड ब शुरू होता है, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न 11 में गद्य पाठों पर आधारित 4 प्रश्न में से कोई भी 3 प्रश्न करने हैं, जो कि 2-2 अंक के यानी 6 अंक के प्रश्न हैं। 4 में से कोई भी 3 करने हैं। पहला प्रश्न देखिए, क बिस्मिल्लाह खां की एक संगीत साधक के रूप में क्या विशेषताएं थीं? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, पांचों समय की नवाज में सच्चा सुर मांगना, 80 बरस की उम्र में भी शहनाई का रोजाना अभ्यास करना यानी रियाज करना। कोई भी 2 बिंदु लिखे जा सकते हैं समुचित रूप से, क्योंकि 2 मार्क्स का है, 2 अंक का है, तो 2 बिंदु पर्याप्त हैं। अगला प्रश्न ख, लेखक की आंखों से देखा गया बालगोविंद भगत की प्रभाती का दृश्य कैसा था? अपने शब्दों में लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, कार्तिक से फागुन तक बहुत सवेरे स्नान के बाद तालाब के किनारे मिट्टी के ऊंचे टीले पर बैठकर कबीर के पद गाना, माघ महीने की सुबह कोहरा छाए होने पर भी कुश की चटाई पर बैठकर पूरब की ओर मुंह करके काला कंबल ओढ़े हुए खंजड़ी बजाकर गाना, गाने की उत्तेजना से माथे पर पसीने की बूंदों का झलकना। अगला प्रश्न, नेताजी का चश्मा पाठ में चश्मे के बहाने से देशभक्ति की भावना पर किस प्रकार बल दिया गया है? स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, देश के शहीदों के प्रति आदर एवं सम्मान की अभिव्यक्ति, अकेला व्यक्ति भी देशभक्ति का कार्य कर सकता है, एक छोटा सा कार्य भी देशभक्ति का परिचायक होता है, सरकंडे का चश्मा यानी भावी पीढ़ी, सरकंडे का चश्मा यानी भावी पीढ़ी यानी बच्चों के मन में देशभक्ति की भावना उत्पन्न होना। अगला प्रश्न घ, संस्कृति पाठ के आधार पर लिखिए कि आज के विज्ञान के विद्यार्थियों को लेखक न्यूटन के मुकाबले कहाँ देखता है? उसकी बातों से अपनी सहमति असहमति तर्कों द्वारा साबित कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, आज के विज्ञान के विद्यार्थी न्यूटन के मुकाबले अधिक सभ्य हो सकते हैं, अनेक नई बातों का ज्ञान हो सकता है। और सहमति असहमति, इसमें प्रश्न के इस पार्ट में सहमति असहमति वाले पार्ट में आप अपना उचित उत्तर दे सकते हैं, विचार व्यक्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न 12वां, जिसमें पद्य पाठों यानी कविताओं पर आधारित 4 में से 3 प्रश्न करने थे, जो कि 2-2 अंक के यानी 3 प्रश्न 6 अंक के, जिनका उत्तर 25 से 30 शब्दों में देना था। तो पहला प्रश्न है, क ऊधो तुम हो अति बड़भागी पद के आधार पर लिखिए कि गोपियों ने किन उदाहरणों से सिद्ध किया है कि उद्धव कृष्ण के समीप रहकर भी उनके प्रेम से वंचित ही रहे कि नहीं? 2 उदाहरणों से अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, कृष्ण रूपी प्रीत नदी के पास रहकर भी उसके स्पर्श से अछूते रहना, कमल का पत्ता जिस तरह से जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है, तेल की गागर जल में रहते हुए भी जल से अछूती रहती है, उसी तरह से उद्धव कृष्ण के पास रहकर साथ रहकर भी प्रेम से अछूते रहे हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न ख,
इस वर्ष पाठ्यक्रम में पढ़ी किस कविता में कवि ने बादलों से अनुरोध किया है, उसके अनुरोध की मुख्य बातों को अपने शब्दों में लिखिए। तो किस कविता में, तो कविता का नाम हो जाएगा उत्साह कविता, जिसके कवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। प्रश्न का अगला जो पार्ट है उसका जवाब इस तरह से हो जाएगा, कवि ने बादलों से अनुरोध किया है, उनके अनुरोध की मुख्य बातें। तो अनुरोध की मुख्य बातें हो जाएंगी गरजने का, क्रांति चेतना का, शोषित पीड़ित जनता की आकांक्षा की पूर्ति का, नवजीवन नवनिर्माण का, बेचैन और अनमने लोगों के कष्टों को दूर करने का, अन्याय से मुक्ति दिलाने का, तप्त यानी गर्म धरा को शीतल करने का। कोई भी 2 बिंदु अपेक्षित हैं, क्योंकि 2 अंक का है तो 2 बिंदु पर्याप्त हैं। अगला प्रश्न घ, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम के क्रोध का क्या कारण था, उन्होंने आते ही क्रोध में क्या मांग की, क्या आपको उनका क्रोध उचित प्रतीत होता है, तर्क संगत उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। पहले कारण बताएंगे उनके क्रोध का कारण। तो परशुराम जी के क्रोध का कारण शिव धनुष टूटना। उन्होंने आते ही क्या मांग की, शिव धनुष तोड़ने वाला अपराधी सभा से अलग होकर सामने आ जाए। और जो प्रश्न का अगला पार्ट है उचित या अनुचित। यदि आप उचित कहते हैं तो उचित कहने पर आप इस तरह से इसका उत्तर लिख सकते हैं कि शिव उनके गुरु थे, उनके धनुष को तोड़ने के कारण उत्पन्न क्रोध सही है। यदि आप अनुचित लिखते हैं कि यह अनुचित था तो इसमें इस तरह से उत्तर लिख सकते हैं, शिव धनुष के टूटने के कारणों को जाने बिना धमकी देना अनुचित है। आप अपने मुताबिक उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, संगतकार की मनुष्यता को कवि ने किन शब्दों में रेखांकित किया है, क्या इस विषय में आप उससे सहमत हैं, तर्क संगत उत्तर दीजिए। तो इसमें आप इस तरह से लिख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर, स्वयं को जानबूझकर पीछे रखना, मुख्य गायक की सहायता करना, अपने स्वर को ऊंचा न उठाना। यदि आप सहमत हैं लेखक के विचारों से, यदि आप सहमत हैं कवि के विचारों से, तो इसमें प्रश्न से यदि सहमति है आपकी, जैसे संगतकार की मनुष्यता को कवि ने किन शब्दों में रेखांकित किया है, तो संगतकार की जो मनुष्यता है वो स्वयं को जानबूझकर पीछे रखना पहला, दूसरा मुख्य गायक की सहायता करना, अपने स्वर को ऊंचा न उठाना। इन शब्दों में संगतकार की मनुष्यता को कवि ने रेखांकित किया है। यदि आप सहमत हैं तो सहमत होने पर इस तरह से लिख सकते हैं, संगतकार कुशल होते हुए भी मुख्य गायक से होड़ यानी प्रतिस्पर्धा नहीं करता है, अपने आप को पीछे ही रखता है। यदि आप असहमत हैं कवि के विचारों से तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, असहमत होने पर संगतकार का कार्य ही साथ देना है, वह बस अपना कार्य अच्छे से कर रहा है, इसमें मनुष्यता वाली कौन सी बात है। तो सहमत असहमत का आप इस तरह से उत्तर लिख सकते हैं। और संगतकार की मनुष्यता को रेखांकित करने वाली बातें इस तरह से लिख सकते हैं कि स्वयं को जानबूझकर पीछे रखना, मुख्य गायक की सहायता करना, अपने स्वर को ऊंचा न उठाना। इस तरह से उचित उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 13वां, जिसमें कृतिका भाग 2 पूर्व पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 के पाठों पर आधारित 3 में से कोई 2 प्रश्न करने थे, जिनका उत्तर 50 से 60 शब्दों में देना है, जो कि 4-4 अंक के 2 प्रश्न यानी 8 अंक के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न क, सानसन हाथ जोड़ पाठ में एशिया के जल स्तंभ किन्हें बताया गया है, प्रकृति के जल संचय की प्रक्रिया को अद्भुत क्यों कहा गया है, हम प्रकृति के इस ऋण का किस प्रकार प्रतिदान दे सकते हैं। यानी एक ही प्रश्न में 3-3 प्रश्न हैं। तो पहले तो लिखेंगे एशिया के जल स्तंभ किन्हें बताया गया है, इसका उत्तर लिखेंगे एशिया के जल स्तंभ। और फिर लिखेंगे हिमालय के ग्लेशियर बर्फ से ढके पहाड़ों को एशिया के जल स्तंभ कहा गया है। फिर जल संचय की प्रक्रिया का उत्तर लिखेंगे, जल संचय की प्रक्रिया सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह करना, गर्मियों में पिघली हुई बर्फ से जल देना, आवश्यकता अनुसार स्वयं को बदलना प्रकृति की अनूठी व्यवस्था है। प्रतिदान यानी हमारा क्या योगदान हो सकता है, क्या प्रतिदान कर सकते हैं, तो इसमें आप इस तरह से लिख सकते हैं, प्रकृति की सुरक्षा एवं संरक्षण करना, प्रदूषण न फैलाना,
कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना और अधिक से अधिक पेड़ लगाना। इस तरह से आप उचित उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न था, माता का आंचल पाठ के आधार पर ग्रामीण संस्कृति की मुख्य विशेषताओं पर टिप्पणी कीजिए। यह भी बताइए कि आज के समय में उनमें कौन से बदलाव आए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, ग्रामीण संस्कृति की विशेषताएं। इसमें दो प्रश्न हैं, ग्रामीण संस्कृति की विशेषताएं और आज के बदलाव। तो पहले ग्रामीण संस्कृति की विशेषताएं लिखेंगे, मिलजुल कर रहना, खेती आदि पर निर्भरता, यानी जो माता का आंचल पाठ है उसके आधार पर ग्रामीण संस्कृति की विशेषता लिखनी है और आज कौन कौन से बदलाव आए हैं, ये दो चीज़ें बतानी है। तो पहले विशेषताएं, मिलजुल कर रहना, खेती आदि पर निर्भरता, एक दूसरे का सहयोग करना, खेल गीत तुकबंदी इत्यादि का होना, प्राकृतिक परिवेश, बालकों की समुदाय द्वारा निगरानी, पारंपरिक खेल। आज के बदलाव में लिख सकते हैं, गांवों में भी व्यक्तिगता का बढ़ना, यानी लोग पर्सनल होते जा रहे हैं, व्यक्तिगता का बढ़ावा मिल रहा है। गांव में भी व्यक्तिगता का बढ़ना, यानी लोग पर्सनल ज़िंदगी जी रहे हैं, सामूहिक कार्य नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल अकेला जीवन जीने की होड़ मची हुई है। तो गांव में भी व्यक्तिगता का बढ़ना, सामाजिकता में परिवर्तन, मेल जोल में कमी, आज पहले जैसा लोगों में मेल जोल नहीं है, तकनीकी खेल, पहले पारंपरिक खेल खेले जाते थे, आज तकनीकी खेलों का ज़माना है। तो इस तरह से उचित उत्तर लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक ने लेखन कार्य के पीछे छिपे उद्देश्यों का उल्लेख करना कठिन क्यों कहा है। हम किसी लेखक से इस प्रश्न का उत्तर जानकर क्या सीख सकते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप इस तरह से लिख सकते हैं, लेखक के व्यक्ति आधारित अनेक उद्देश्य हो सकते हैं। लेखन के व्यक्ति आधारित अनेक उद्देश्य हो सकते हैं। जीवन के विभिन्न स्तरों से संबंधित उद्देश्यों को संक्षेप में बांधना कठिन है। लेखन प्रक्रिया, यानी हम किसी लेखक से इस प्रश्न का उत्तर जानकर क्या सीख सकते हैं, लेखन प्रक्रिया, रचनाशीलता, उसकी चिंताएं, दृष्टिकोण, स्वयं के उद्देश्यों का निर्धारण। तो इस तरह से आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, उचित उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न 14वां, जिसमें कि 3 में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है, यानी अनुच्छेद लेखन से संबंधित है, जो कि 6 मार्क्स का है, यानी 3 में से किसी भी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद किस तरह से लिखना चाहिए, इसके लिए आप अनुच्छेद लेखन वाला चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद के जो 6 मार्क्स हैं वो बटे हुए होते हैं। 1 अंक भाषा शुद्धता का होता है, 1 अंक सही प्रेजेंटेशन का होता है और 1 अंक निष्कर्षात्मक विचारों का होता है और 3 अंक विषय वस्तु के होते हैं। इस तरह से 6 अंक बटे होते हैं। आप अनुच्छेद लेखन वाला वीडियो देख सकते हैं चैनल पर। अगला प्रश्न 15वां, जो कि पत्र लेखन से संबंधित है। ये संपादक को पत्र लेखन से संबंधित है पहला, और दूसरा माँ के लिए पत्र लिखने से संबंधित है। संपादक को पत्र और ये माँ को लिखना है। ये जो पत्र है पहला, ये औपचारिक पत्र है और ये जो दूसरा है यह है आपका अनौपचारिक पत्र है। और कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है। दोनों में से कोई एक करना है। पत्र किस तरह से लिखना चाहिए, संपादक के लिए पत्र वाला वीडियो, आप संपादक को पत्र वाला वीडियो चैनल पर देख सकते हैं। और पत्र किस तरह से लिखने चाहिए, यानी पत्रों से संबंधित कई वीडियो चैनल पर हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों, पत्रों के जो मार्क्स हैं, पत्र लिखने के जो 5 मार्क्स हैं वो बटे हुए होते हैं। जो 1 मार्क्स है वो आरंभ और अंत की औपचारिकताओं के लिए 1 अंक, विषय वस्तु यानी लेटर की मेन बॉडी के लिए 3 अंक और भाषा शुद्धता के लिए 1 अंक। इस तरह से 5 अंक बटे होते हैं। आप चैनल पर औपचारिक अनौपचारिक दोनों ही तरह के टॉपिक पर चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। संपादक को पत्र वाला जो पत्र है वह औपचारिक पत्र है और माँ को जो लिखने वाला पत्र है वो कैसा है, अनौपचारिक पत्र है। तो पत्र लेखन वाले वीडियो आप चैनल पर देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है 16वां,
वह स्ववृत्त लेखन से संबंधित है जो कि 5 मार्क्स का है। इसके अथवा में ईमेल लेखन से संबंधित है, यानी स्ववृत्त या ईमेल में से कोई एक करना है जो कि 5 मार्क्स का है। आप चैनल पर स्ववृत्त लेखन और ईमेल लेखन वाले वीडियो चैनल पर देख सकते हैं, उपलब्ध हैं। अगला जो प्रश्न है वह आपका विज्ञापन लेखन और इसके अथवा में है शुभकामना संदेश लेखन से संबंधित है, यानी विज्ञापन या संदेश लेखन दोनों में से कोई एक करना है जो कि 4 मार्क्स का है। आप चैनल पर विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन से संबंधित वीडियो चैनल पर आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।